मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंश ने करीब 137 साल तक भारत पर राज्य किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ, जहां आज का बिहार और बंगाल स्थित है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने कई छोटे छोटे राज्यों के आपसी मतभेद का फायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तर पश्चिमी भारत पर अधिकार जमा लिया और आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के काल में वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान और शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कृणाल, दशरथ, संप्रति, सालिसुख, देववर्मन, शतधवन और बृहद्रथ नाम के महान राजा हुए। हेलो एवरीवन, मैं आकृति इकबाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि आखिर कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और सहयोगी चाणक्य की मदद से मौर्य राजवंश की स्थापना की थी और इसका विस्तार किया था। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मौर्य वंश के बारे में। अगर बात करें मौर्य साम्राज्य की, तो यह भारत का सबसे पहला विशाल साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। 321 ईसा पूर्व में एक साधारण से व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध के शासक धनानंद को हराना भारतीय इतिहास की सबसे ज़्यादा दिलचस्प घटना थी। चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनने के बाद भारत देश का भाग्य ही बदल गया। धनानंद को हराने और मौर्य वंश की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ने मगध के शासक धनानंद द्वारा किए गए अपने अपमान का बदला लेने की कसम खाई थी और मगध की गद्दी पर किसी योग्य शासक को बैठाने का संकल्प लिया था। इसी सिलसिले में चाणक्य की मुलाकात एक बालक चंद्रगुप्त से हुई, जिसने चाणक्य को राजा बनने की कई खूबियां और काबिलियत नजर आई और चाणक्य ने इन्हीं चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाने का इरादा कर लिया। यह चंद्रगुप्त ही था जिसने अपने गुरु के दिखाए हुए कठिन रास्ते पर चलते हुए सिर्फ मगध ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष पर राज किया। दरअसल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत कई राज्यों और गढ़ राज्यों में बटा हुआ था। इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और संपन्न राज्य मगध ही था, जिसका शासक बिंबिसार अपनी साम्राज्य विस्तार नीति की वजह से ज्यादा राजाओं को अपने साथ में लाना चाहता था। यही कारण है कि मगध राज्य की राज्य सीमाएं भारत के मध्य, पूर्व और उत्तर पूर्वी हिस्से तक फैली हुई थी। इसके बाद वर्ष 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान द्वारा भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर आक्रमण कर दिया गया, जिसके बाद से भारत के समस्त उत्तर पश्चिमी राज्यों में उथल पुथल और अराजकता फैल गई। सिकंदर के भारत आते वक्त मगध में नंद वंश के शासक धनानंद का शासन हुआ करता था। धनानंद के पास काफी खजाना था और एक बहुत बड़ी विशाल सेना भी थी। शायद यही कारण था कि सिकंदर के लिए कई सारे युद्ध करके थक चुकी सेना ने भारत में आगे और कोई भी युद्ध करने से इनकार कर दिया और वापस लौट गई। जब सिकंदर पंजाब पर चढ़ाई कर रहा था, तो एक ब्राह्मण जिसका नाम चाणक्य था, मगध को साम्राज्य विस्तार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आया। मगध पर पड़ोसी राज्य अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। उस समय मगध को सिकंदर से बचाने के लिए चाणक्य जब मगध सम्राट धनानंद के पास गए, तो उसने उनका अपमान करके उन्हें वहां से निकलवा दिया। उसने कहा, तुम एक ब्राह्मण हो तो तुम सिर्फ अपनी चोटी का ही ख्याल रखो। ऐसा कहकर उन्हें वहां से निकलवा दिया। तभी चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वो धनानंद को सबक सिखा कर रहेंगे और मगध की गद्दी पर किसी योग्य शासक को बैठाने का संकल्प भी उन्होंने कर लिया। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए चाणक्य अलग अलग राज्य में जाकर किसी योग्य व्यक्ति की तलाश करने लगे। जब उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त से हुई, तो उन्हें उसमें एक योग्य और कुशल राजा के गुण विद्यमान दिखे। इसके बाद वो चंद्रगुप्त की मामूरा से चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगने लगे। उसके बाद चाणक्य उसे भारत के किसी उत्तर पश्चिमी राज्य में ले जाकर ज्ञान शिक्षा के साथ युद्ध लड़ने का कौशल भी सिखाने लगे। चंद्रगुप्त धीरे धीरे चाणक्य के मार्गदर्शन में सीखता रहा और भविष्य के सम्राट बनने की योजना बनाने लगा। सिकंदर के आक्रमण के बाद उपजी राजनीतिक स्थिरता का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त ने अपने कुछ साथियों की मदद से वहां के छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया। उसके बाद उसने मध्य भारत पर अधिकार किया और फिर मगध की तरफ अपना कदम बढ़ाए। चाणक्य को यह अच्छी तरीके से पता था कि मगध को जीतने के लिए सिर्फ एक बड़ी सेना ही नहीं बल्कि कुछ और हथकंडे
डंडे भी अपनाने पड़ेंगे। इसी वजह से उन्होंने धनानंद की ताकत को कम करने के लिए सबसे पहले उसके सहायक राज्यों, वफादारों और समर्थकों को उससे अलग किया। आखिर में दोनों सैन्य और असैन्य तरीकों का प्रयोग करके चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र के राज सिंहासन को जीतने में कामयाब हुआ। हालांकि ये बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती कि क्या धनानंद इस युद्ध में मारा गया या फिर जान बचाकर कहीं और भाग गया। राज्य सिंहासन पर विराजने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना ध्यान साम्राज्य विस्तार में लगा दिया। गुप्त मौर्य के राज सिंहासन पर बैठने के बाद मौर्य सेनाएं भारत के पश्चिमी तट और दक्षिण में कर्नाटक तक फैल गईं। चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान में कंधार, पाकिस्तान में बलूचिस्तान और भारत व अफगानिस्तान के बीच का क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। कई ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स व कहानियों में ऐसा सुनने को मिलता है कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के आखिरी समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और अंत में संलेखन वृत्त करके अपने प्राण त्याग दिए। संलेखन वृत्त में व्यक्ति तब तक कुछ नहीं खाता है जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने करीब 24 वर्षों तक भारत पर प्रशासन किया और उसके बाद चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में उसके पुत्र बिंदुसार ने सत्ता संभाल ली। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।